अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री लेक्चरर फीमेल का पेपर जो 2022 जनवरी 16 को हुआ था। इससे पहले मेल का पेपर हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके अंदर जो हमें क्वेश्चन हम लोगों ने कलेक्ट किए थे वो सारे हमने डिस्कस किए। अब फीमेल के पेपर के अंदर भी सारे क्वेश्चन कलेक्ट नहीं कर पाए। कुछ क्वेश्चन जो हैं वो हमें नहीं मिल सके, उनके आंसर नहीं मिल सके, लेकिन जो क्वेश्चन मिले हैं उन्हीं की बेस पे हम एनालिसिस अपना डेवलप करेंगे। और अगर हम एक जनरल एनालिसिस देखें तो उसके अंदर हमें ये देखने को मिलता है कि जो फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन था फीमेल के पेपर में वो 25 मार्क्स का था। 25 क्वेश्चन थे उसके अंदर, और उसका अगर परसेंटेज निकालें, चूँकि आपको पता है 80% जो होता है वो एकेडमिक होता है, तो हमें परसेंटेज 80% के हवाले से निकालनी पड़ती है। तो 25 क्वेश्चन थे और इसका पोर्शन ऑलमोस्ट था 33%। इसी तरीके से इनऑर्गेनिक और एनालिटिकल के 13 क्वेश्चन थे, और अगर हम इसकी परसेंटेज निकालें तो ये 17% बनता है। बायोकेमिस्ट्री के 8 क्वेश्चन थे, 10.5% इसकी परसेंटेज बनती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 11 क्वेश्चन थे, ऑलमोस्ट 15%, 14.5% इसकी परसेंटेज है। इन्वायरमेंटल के 3 क्वेश्चन थे, 4% इसकी परसेंटेज है। और स्पेक्ट्रोस्कोपी से 11 क्वेश्चन आए हुए थे, ऑलमोस्ट ये भी 14.5% जो है ये इसकी परसेंटेज बनती है। इंडस्ट्रियल में से 5 क्वेश्चन थे, 6.5%, और एक क्वेश्चन स्टीरियो केमिस्ट्री से था और 1%। ये वो पोर्शंस थे जो इस साल फीमेल का जो पेपर था जैन 16 का, उसके अंदर पूछे गए थे। अगर प्रिपरेशन को आप ऑर्गेनाइज करें तो इसी तरीके से आप होंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ मद्देनजर रखें कि मैंने एनालिसिस वाली वीडियो में भी ये चीज़ डिस्कस की थी कि फीमेल और मेल दोनों के पेपर में जो मेल का पेपर था उसमें ऑलमोस्ट 50%, और जो फीमेल का पेपर था उसमें राउंड अबाउट 34%। पोर्शन ऐसा था कि जिस बंदे को अगर एफएससी के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे आते हैं तो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेट करके उस 34% पोर्शन को कर सकता था। तो सबसे पहले एफएससी के कॉन्सेप्ट्स पे काम करें, 34%, तो यहाँ भी आप एफएससी के कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करके कर सकते थे। उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री है, फिर मैक्सिमम पोर्शन इनऑर्गेनिक और एनालिटिकल का है, उसके बाद हमारे पास ऑर्गेनिक है और साथ में स्पेक्ट्रोस्कोपी है, और फिर उसी तरीके से बाकी जो पोर्शन है उन पे काम करें। तो ये प्रोपोर्शन थे डिफरेंट केमिस्ट्री के फील्ड्स के, जिनमें से फीमेल का जो पेपर था वो आया हुआ था। अब हम चलते हैं और डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री के पेपर को। पहला जो क्वेश्चन फीमेल के पेपर के अंदर आया हुआ है, क्वेश्चन की तरतीब चेंज हो सकती है, तो जो क्वेश्चन हमें कलेक्ट हम लोगों ने किया उसी हवाले से हम उनको डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन आया हुआ था N to पाई स्टार ट्रांजिशन इज फाउंड इन। ऑप्शन उसके दिए गए थे, मालूम नहीं कि ऑप्शन क्या है, लेकिन उसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो हम बता देते हैं कि N to पाई स्टार। देखिएगा ये वाली जो ट्रांजिशन है इसके लिए दो कंडीशन मस्ट होनी चाहिए। एक तो ये कि ये जो कंपाउंड ये ट्रांजिशन शो करेगा उसके अंदर एक पाई जो है वो ऑर्बिटल होना चाहिए जिसमें ओवरलैपिंग होगी, या इलेक्ट्रॉन की वो इलेक्ट्रॉन को वो उसके अंदर भेज सकेगा। दूसरा इसमें यह है कि इसमें लोन पेयर भी होना चाहिए। तो दो कंडीशन किस में फुलफिल हो सकती हैं? ऑप्शन में एक अल्कोहल भी था, तो अल्कोहल में हमारे पास लोन पेयर तो होता है, लेकिन अल्कोहल के अंदर हमें डबल बॉन्ड देखने को नहीं मिलता, तो अल्कोहल जो है वो इस कंडीशन को N to पाई स्टार को जो है वो फिलफिल नहीं करती। फिर सेकंड है हमारे पास कार्बन ऑयल। तो कार्बन ऑयल में अगर आप देखें तो कार्बन ऑयल में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर भी होते हैं, और यहाँ पे जो हमारे पास पाई ऑर्बिटल है वो भी मौजूद होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो था वो कार्बन ऑयल था। ज्योमेट्री ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल्स, ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ वेस्पर और वीबीटी की थ्योरी के अंदर। बहुत ईजी था, टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री होती है, 109.5 डिग्री इसका एंगल होता है। तो ये sp3 हाइब्रिडाइज। फॉर गुड सेपरेशन पोर साइज ऑफ एड्सॉर्बेंट शुड बी, और यहाँ पे सॉरी ये आंसर इसका जो है वो नहीं लिख पाए, इसका ये होगा स्मॉल साइज़ के पोर अगर होंगे एड्सॉर्बेंट के तो उससे हमारे पास सेपरेशन जो है वो अच्छे तरीके से होती है। ये भी क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो है हम इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में व्हेन NaOH, बेसिकली क्वेश्चन ये था कि जब स्ट्रॉन्ग जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस जब एक वीक एसिड के साथ रिएक्शन करती है तो प्रोडक्ट क्या होती है। तो याद रखिएगा जो चीज़ स्ट्रॉन्ग होगी वही प्रोडक्ट होगी। तो स्ट्रॉन्ग बेस जब वीक एसिड से रिएक्ट करेगी तो स्ट्रॉन्ग बेस हमारे पास जो है वही उसका ही सोल्यूशन बनेगा, और सोल्यूशन होगा बेसिक। जब स्ट्रॉन्ग एसिड किसी वीक बेस के साथ इंटरेक्शन करेगा तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगी वो एसिडिक होगी। और तीसरी कंडीशन में जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से इंटरेक्शन करेगा, दोनों स्ट्रॉन्ग होंगी, तो इस सूरत में जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो न्यूट्रल होगा। तो ये तीन कंडीशंस हैं कि बेसिक कब होगा, जब स्ट्रॉन्ग बेस होगी, एसिडिक कब होगा, जब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा,
और न्यूट्रल कब होगा, जब दोनों स्ट्रॉन्ग होंगे। तो हमारा करेक्ट ये ऑप्शन है, क्योंकि NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है और CH3COOH जो है ये एक वीक एसिड है। सोलबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स डिपेंड्स अपॉन प्रेशर, तो ये एक लॉ था जो हेनरी ने पेश किया था। सोल्यूशन में से ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो हेनरीज लॉ। वेर एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल मीन्स, जब एक्टिवेशन एनर्जी दोनों की बराबर होगी तो फिर कोई इंथैल्पी चेंज जो है वो नहीं होगा। जितना फॉरवर्ड रिएक्शन में जाके एनर्जी को यूज़ कर रहा होगा, इतना ही रिवर्स रिएक्शन के अंदर एनर्जी यूज़ हो रही होगी, और डायरेक्ट जो चेंज ऑफ एनर्जी है, इंथैल्पी चेंज, वो ज़ीरो होगा। तो डेल्टा H इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडिशन पॉलीमर, जो हमारे गिवन ऑप्शन थे उसके अंदर PVC जो होता है या पॉलीस्टायरीन, ये एडिशन पॉलीमर होते हैं, तो यही हमारे करेक्ट ऑप्शन थे। अ कैटलिस्ट विल अल्टर, कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी का एक अल्टरनेटिव पाथ देता है, जिसमें अल्टरनेशन एक्टिवेशन एनर्जी को वो लोअर कर देता है। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो फिर एक्टिवेशन एनर्जी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंटम इन लो स्पिन कम्प्लेक्सेस, लो स्पिन कम्प्लेक्सेस के अंदर जो हमारे पास गिवन ऑप्शन थे उसके अंदर क्रोमियम आई थिंक था 3 पॉजिटिव के साथ, और एक और ऑप्शन था। तो उसके अंदर हम ये देखते हैं कि जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वहीं हमारे पास शो करता है मैक्सिमम या हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंटम। तो CO कोबाल्ट जब 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो इसके पास ऑलमोस्ट आई थिंक 4 जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसलिए ये मैक्सिमम है जो गिवन ऑप्शन थे उनमें से। और इसकी फिर मैग्नेटिक जो हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट हमें लो स्पिन कम्प्लेक्सेस में देखा गया, और यही हमारा करेक्ट ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 10 है स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ प्योर सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये एक जो हमारे पास करेक्टरिस्टिक क्वेश्चन था, और इसका आंसर था 1.8302 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और 1.84 भी इसका ऑप्शन में देखा गया है। ग्रेनाडा फेल अकर इन विच ईयर, अब ये सही से याद नहीं है कि कौन सा इसका क्वेश्चन पूछा गया था। जिस तरीके से ये मिला है बस यही स्टेटमेंट इसकी थी, तो सर्च आउट करने पे पता चलता है कि इस रिलेटेड जो एक हमें जो फेल है जो ऑप्शन के अंदर था वो 1983 इसका करेक्ट ऑप्शन थे। अगर किसी को इसका कोई हिंट वगैरह मिले तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है। एलिमेंट शो कलर्स कम्प्लेक्सेस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, आपको पता है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो कलर भी शो करते हैं, कम्प्लेक्सेस भी बनाते हैं, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में एन एग्जाम्पल ऑफ एंटी एरोमेटिक कंपाउंड इज, देखिएगा जो 4n पाई इलेक्ट्रॉन ये रूल फॉलो करेगा वो एंटी एरोमेटिक होगा, और जो 4n प्लस 2 पाई ये वाला रूल जो फॉलो करेगा हक्कल रूल, वो एरोमेटिक होगा। तो सैक्लो ऑक्टा टेट्राइन जो है वो 4 पाई इलेक्ट्रॉन वाला रूल फॉलो करता है, इसलिए ये एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। मोस्ट थिकेस्ट पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर है, जिसके अंदर ओजोन लेयर भी मौजूद है, और इसी वजह से ये थिकेस्ट पार्ट है एटमॉस्फेयर का। कैनिजारो रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होता है, स्ट्रॉन्ग अल्कली की प्रेजेंट में होता है, और ये NaOH है जो कैनिजारो रिएक्शन में यूज होती है। क्वेश्चन नंबर 16 फॉर ओजोन लेयर द मोस्ट डेंजरस सब्सटेंसेस, ODS में यानी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस के अंदर जो मोस्ट डेंजरस होती हैं वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होती हैं, तो CFCs जो हैं ये करेक्ट ऑप्शन था। कैरियर गैस इन क्रोमेटोग्राफी, इनर्ट गैस होती है, कोई भी इनर्ट गैस आप क्रोमेटोग्राफी में कैरियर गैस के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हीलियम है, नियोन है, आर्गोन है, तो नोबल गैसेस के अंदर से फिर जो हीलियम था ये करेक्ट ऑप्शन था। मोर नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी रिप्रेजेंट्स, जितनी ज़्यादा थ्योरेटिकल प्लेट्स होंगी कॉलम क्रोमेटोग्राफी के अंदर उतनी ही ज़्यादा कॉलम की एफिशिएंसी होगी। तो कॉलम की एफिशिएंसी को शो करती हैं नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स, तो करेक्ट ऑप्शन एफिशिएंसी ऑफ कॉलम था। क्वेश्चन नंबर 19 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और ये ऑलमोस्ट थी 16 एंड 14, ये किसके अंदर प्रेजेंट होती है, तो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर ये प्रेजेंट होती है, स्पेशली ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के अंदर। तो 14 एंड 16 जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट्स था। एंटोनम ऑफ वर्ड इंडिजीनियस, जो इंडिजीनियस होता है ये किसी भी जगह का प्रीमिटिव बंदा होता है, यानी किसी जगह का नेटिव जो वहाँ का रहने वाला हो, वहीं से बिलोंग करता हो। तो इंडिजीनियस का तो मतलब हो गया प्रीमिटिव, नेटिव यानी ओरिजिनल उसी जगह का, एब ओरिजिनल भी इसे आप कह सकते हैं, एब ओरिजिनल। तो लेकिन हमने इसका बताना है एंटोनम,
तो एंटोनम ऑपोजिट होता है, तो किसी जगह का ओरिजिनल की बजाय या किसी जगह के नेटिव को अगर वहाँ उसे खाना बदोश कह दें या उसे माइग्रेंट कह दें तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन था वो माइग्रेंट था। लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर अगर पाकिस्तान का हम मैप ड्रा करें तो कुछ इस तरीके से हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर यहाँ से फिर इंडस रिवर जो है वो निकलता है और ये मूव करता करता फिर ये यहाँ पे ठट्ठा के मकाम पे गिरता है, यानी ये जीबी में से निकलता है और ठट्ठा में गिरता है, फिर यहाँ इसके अंदर काबल शामिल हो जाता है, यहाँ पे इसमें जो चनाब है और जेलम ये मिलते हैं और ये यहाँ इस मकाम पे शामिल हो जाते हैं, फिर यहाँ रावी भी शामिल हो जाता है जो कि पीछे सतलज से मिल रहा होता है। तो इट मीन्स के जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो इंडस ही है जो थ्रू आउट द पाकिस्तान हमें फ्लो करता हुआ नजर आता है। तो रिवर इंडस जो था वो करेक्ट ऑप्शन था। चाइल्ड स्ट्रीट डे ऑब्जर्व एवरी ईयर, अप्रैल 12 को चाइल्ड स्ट्रीट डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। ऑक्सीजन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है? sp2 है, चूंकि ऑक्सीजन के अंदर हमें डबल बॉन्ड नजर आता है, एक पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिड्यूसिंग शुगर? मोनो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मोनो कार्बोहाइड्रेट्स या मोनोसैकेराइड जिन्हें कहते हैं, ये हमारे पास होते हैं रिड्यूसिंग शुगर के तौर पे यूज़। तो इसमें ग्लूकोज भी आता है और फ्रुक्टोज भी, और अगर ऑप्शन में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज थे तो यही हमारे करेक्ट ऑप्शन थे। जनरल नॉलेज के पार्ट से एक और क्वेश्चन था कि अकबर का जो दीन इलाही था उसको किसने रेजिस्ट किया था या रिजेक्ट किसने किया था? तो शेख अहमद सिरहिंदी, शेख अहमद सिरहिंदी जिनका दूसरा नाम मुजद्दद अलिफसानी था, उन्होंने फिर इसको रिजेक्ट किया था और ये ऑलमोस्ट 16,000 के अंदर यानी 1562 में या 64 में दीन इलाही आया था और इसी टेन्योर में फिर इनकी हमें रेजिस्टेंस शो होती है। यहाँ से एक और क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है कि पहले मुजद्दद कौन थे? तो पहले मुजद्दद जो थे वो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ थे। तो आपने ये भी याद रखना है, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ जो हैं उनको पहला मुजद्दद के तौर पे मुजद्दद अलिफ या अव्वल उन्हें कंसीडर किया जाता है, उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो इसके बाद है हमारे पास मिक्सिंग ऑफ मेटल इज़ नोन एज, मेटल की मिक्सिंग जो है वो अलॉय फॉर्मेशन होती है। रानीकोट फोर्ट जो है ये सिंध के अंदर पाया जाता है, सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान में। तो ये भी जनरल नॉलेज के पोर्शन से क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 28, हमें एक इक्वेशन दी गई थी और इस इक्वेशन में कहा गया था कि बताएं कि आर की वैल्यू क्या है। अब मालूम नहीं कि वो इक्वेशन ये थी PV इज इक्वल टू nRT जिसे जनरल गैस इक्वेशन कहते हैं, या वो इक्वेशन गिब्स फ्री एनर्जी के रिलेशन से आ सकती है जिसको हम -RT लॉग ऑफ K से शो करते हैं। तो इन दोनों में से कोई भी हो, उसके अंदर जब R का पूछा गया है तो R का जो हमारे पास है वो एक जनरल गैस कांस्टेंट है जिसकी डिफरेंट वैल्यूज हैं यूनिट्स के अंदर, और ये सिर्फ यूनिट पे डिपेंड करता है, T और P के यूनिट्स पे, V के यूनिट्स पे। तो ATM में इसकी वैल्यू है 0.0821 ATM DM³ पर मोल पर केल्विन। इस हवाले से इसी तरीके से जूल में जो है वो 8.314 इसकी वैल्यू है। व्हाट इज शैरोडिंगर वेव इक्वेशन? हमारे पास फंक्शन है, उसके अंदर ऑपरेटर में अब ये उसकी फॉर्म जो है ये बनती है। तो ऑपरेटर उसके साथ ऑपरेट करता है और उससे एनर्जी और फिर दोबारा साई हमें हासिल हो जाती है। तो ये करेक्ट फॉर्म है उसकी। और यहाँ से फिर ये जो है इसको आइगन फंक्शन भी कहते हैं। और ये भी पेपर में जो मेल का पेपर था उसके अंदर क्वेश्चन आया हुआ था कि आइगन इक्वेशन किस तरीके से होती हैं। आइगन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें ऑपरेटर फंक्शन पे अप्लाई होता है और अप्लाई होने के बाद ऑपरेटर दोबारा हासिल हो जाता है और उसके साथ कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, जैसे एनर्जी की सूरत में यहाँ पे आई है। एनर्जी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जो साई के साथ मेरे दोबारा हासिल हो गई है। व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इन मैथानोल CH3OH? मैथानोल के अंदर आप देखें तो 4 5, तो प्लस 4 इसका है। और यहाँ से आप अगर आप कार्बन का देखें तो कार्बन जिस वैलेंसी के साथ इनके साथ अटैच है उसको, और यहाँ से फिर अगर आप ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो वो आती है 2। तो इसके अंदर फिर मैथानोल के अंदर जो ऑक्सीजन स्टेट ऑफ कार्बन है, सॉरी ऑक्सीजन की तो -2 हो गई ना, -2 और 4 में से -2 निकालें तो हमारे पास यहाँ पे 4 इसकी -2 और ये आ जाएगा +2 और ये +2 साइड पे गया तो -2। यहाँ पे फिर हम देख सकते हैं कि कार्बन की जो है वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट आती है मैथानोल के अंदर। एक वेल नोन क्वेश्चन है, डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन काजेज डायबिटीज़ और वाई वाटर इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। दो वजूहात हैं, एक तो इसके अंदर एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो एक इसकी ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसके अंदर पोलैरिटी जो है
वो बहुत ज़्यादा होती है, तो हाई पोलैरिटी है। तो अगर बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सटेंसिव होगी तो इट मीन्स भी हाई पोलैरिटी होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हाई पोलैरिटी था। हेप्क्लोरिक एसिड जो होते हैं ये इनकी Ka की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, और Ka की वैल्यू जब ग्रेटर होती है तो इट मीन्स कि उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे AClO4 जो है वो हमारे पास मोस्ट एसिडिक था, जो हमारे पास गिवन ऑप्शन थे उनके अंदर से। क्वेश्चन नंबर 34 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, रिपीट हो गया है यहाँ पे, कि जब RF रेट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल टू रेट फॉर रिवर्स रिएक्शन, देन इंथैल्पी चेंज जो होगा या हीट चेंज, नेट हीट चेंज जो होगी वो ज़ीरो होगी, क्योंकि जो फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर हीट यूज़ होगी एंडोथर्मिक में, फिर जो रिवर्स रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक है तो वो उसमें यूटिलाइज हो जाएगी। नेक्स्ट है फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन साइन ऑफ इंट्रोपी एंड इंथैल्पी। किसी भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए इंट्रोपी जो होती है, इंट्रोपी का साइन नेगेटिव होता है, इंट्रोपी इंक्रीज करती है, जबकि जो हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी है ये ग्रेटर देन जीरो होती है, ये पॉजिटिव होती है। तो अब इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ी हुई है कि डेल जी इज इक्वल टू डेल एच इंथैल्पी चेंज माइनस टी इनटू इंट्रोपी चेंज। अब मुझे बताएं कि डेल जी ने ग्रेटर देन जीरो होना है, इट मीन्स डेल जी की वैल्यू होनी चाहिए पॉजिटिव, और डेल जी की पॉजिटिव वैल्यू के लिए डेल एच को क्या होना चाहिए इसको हम तय करते हैं बाद में। पहले देखें टी इंटू डेल एस। डेल एस मीन इंट्रोपी चेंज, हम कह रहे हैं किसी भी प्रोसेस के लिए, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए इंट्रोपी चेंज होता है नेगेटिव, तो ये तो होगी नेगेटिव। तो नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, टी और इसके साथ सम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव इंट्रोपी की आएगी। और अब यहाँ पे अगर तो कोई नेगेटिव हम क्वांटिटी ऐड करते हैं, जस्ट इमेजिन कि हम नेगेटिव क्वांटिटी ऐड करते हैं और वो क्वांटिटी बड़ी हो जाती है इस क्वांटिटी से, तो फिर ओवरऑल तो डेल जी हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा, जो कि हमारे पास फिर स्पॉन्टेनियस नहीं रहेगा। इसलिए हम यहाँ भी फिर कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड करेंगे ताकि डेल जी हमेशा क्या रहे, ग्रेटर देन जीरो रहे, और हमारे पास स्पॉन्टेनिटी की जो कंडीशन है वो फुलफिल होती रहे। तो इट मीन्स कि इंथैल्पी पॉजिटिव होगी और इंट्रोपी नेगेटिव होगी। तो यही यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, इंथैल्पी पॉजिटिव है और इंट्रोपी नेगेटिव है। रेट कांस्टेंट यूनिट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करने का एक आसान सा फार्मूला है। आप लिखें कॉन्सेंट्रेशन मोल पर डीएम क्यूब और उसकी पावर लिख लें 1 माइनस एन इंटू पर सेकेंड। एन क्या है, एन कोई भी ऑर्डर है, यानी अगर आप कहते हैं कि आप जीरो ऑर्डर के लिए फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो एन को जीरो करें और इस इक्वेशन में पुट करें, तो मोल डीएम क्यूब इसकी पावर में 1 माइनस जीरो पर सेकेंड, तो 1 आ जाएगा, तो इसका यूनिट बन जाएगा मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड। इसी तरीके से यहाँ पे फिर करेक्ट हमारा यूनिट ये होगा। और अगर हमारे पास हमने फर्स्ट ऑर्डर के लिए फाइंड करना है तो एन को 1 पुट कर दें और इसकी वैल्यू निकाल लें, 2 के लिए पुट करना है तो एन को 2 पुट करके वैल्यू निकाल लें, आपका यूनिट जो है वो हमेशा करेक्ट आता रहेगा। मैस स्पेक्ट्रोमेट्री के अंदर कहते हैं आयंस की सेपरेशन किस बेस पे होती है, मैस टू चार्ज वैल्यू पे होती है। डिफरेंट आइसोटोप्स का मैस डिफरेंट होता है, सो वो डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर मैस स्पेक्ट्रम के अंदर फॉल करते हैं और हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज जो है वो हासिल होती हैं। गैल्वेनिक सेल कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। याद करने का तरीका यह है कि जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है उसको याद कर लें ईसी से, ये इलेक्ट्रोलिटिक के लिए ई फर्स्ट पे आ रहा है तो इलेक्ट्रोलिटिक। ई इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, केमिकल में, जबकि जो गैल्वेनिक सेल होता है ये इसका उल्टा है। गैल्वेनिक सेल को आप सी से शो करें और ये गैल्वेनिक सेल काम करता है, यानी ये केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ग्लाइकोलाइसिस ऑफ ग्लूकोज इन ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज एन एरोबिक प्रोसेस होता है, रिस्पायरेशन तो नहीं आई थिंक कहेंगे, प्रोसेस होता है। इट मीन्स कि कुछ जगह पे फर्मेंटेशन का भी जिक्र किया गया, लेकिन एनएरोबिक होगा जिसमें अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये रिएक्शन जो है ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसीड करता है। क्वेश्चन नंबर 41 था, अ क्रिस्टल लेटस प्लेन इज लेबल्ड बाय क्रिस्टलोग्राफी, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के अंदर ये क्वेश्चन वहाँ से आया है सॉलिड्स के चैप्टर से। तो क्रिस्टल लेटस के प्लेन को लेबल करते हैं मिलर इंडेक्स से, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी जो है उसको भी आप स्टडी कर लें शॉर्ट में। व्हाट डज नॉट होल्ड ऑक्टेट रूल, तो जो ऑप्शंस थे आई थिंक गिवन ऑप्शंस में कुछ लोगों ने बताया कार्बन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन थे, तो ये तीनों ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। जो रूल को डुप्लेट को फॉलो करते हैं उसमें हमारे पास हाइड्रोजन है और हीलियम है, ये डुप्लेट को फॉलो करते हैं और बाकी सारे जो है वो ऑक्टेट फॉलो करते हैं। सो यहाँ पे नन ऑफ दीज हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इफ अ सिस्टम चेंजेस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल स्टेट एट कांस्टेंट टेम्परेचर देन इंट्रोपी चेंज, इंट्रोपी का
जो डिफरेंट कंडीशंस के ऊपर इंट्रोपी को फाइंड आउट किया गया, इंट्रोपी चेंज को सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में। और इसमें जो टेम्परेचर के कांस्टेंट रख के जब इंट्रोपी को फाइंड किया गया है प्रेशर के चेंज होने से, तो उसकी हमारे पास एक्सप्रेशन ये बनती है कि इंट्रोपी चेंज इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई जो गैस जनरल गैस कांस्टेंट है लॉग ऑफ इनिशियल प्रेशर ओवर फाइनल प्रेशर। तो ये आप लोगों ने इसको भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 44 एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जस्ट ये सोल्यूशन से आया है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आइंस फाइंड करें, POH जो है वो 11.7 है NOH की। अब देखें हमारे पास एक रिलेशन है PKW इज इक्वल टू PH प्लस POH। तो PKW जो होता है ये 14 के इक्वल होता है, तो हम लिख सकते हैं PH इज इक्वल टू, यहाँ PKW 14 और ये इधर ऐड हो रहा है तो उधर जाके सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये अब इसमें से 14 में से माइनस करें 11.7, तो ये ऑलमोस्ट आएगा कितना 3.3। तो ये हमारे पास मींस 2.3 जो है ये PH आएगी हमारी, क्योंकि हमने हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। रिलेशन है हमारे पास नेगेटिव लॉग ऑफ H+, ये किसके इक्वल होता है PHS के इक्वल होती है, नेगेटिव लॉग ऑफ H+ के। तो हम लोगों ने H+ फाइंड आउट करनी है, PH हमें गिवन है, तो PH है हमारे पास यहाँ पे लिखेंगे 2.3 और नेगेटिव लॉग ऑफ H+ है, नेगेटिव लॉग ऑफ H+। अब ऐसा करें कि नेगेटिव को उधर लेके जाएं, तो नेगेटिव 2.3 इज इक्वल टू लॉग ऑफ H+। जब लॉग उधर जाएगा, ये तो कॉन्सेंट्रेशन है H की, और जब लॉग उधर जाएगा तो ये 10 की पावर बन जाएगा, और इस तरह हमारे पास यहाँ पे रह जाएगी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आइन जो हमें रिक्वायर है। और अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.0025 मोलर। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ Kc बताएं। H2 प्लस I2 इज इक्वल गिव्स 2HI। अब देखें Kc की इक्वेशन जो होती है ये प्रोडक्ट जो कि हमारे पास HI है, इसका स्क्वायर ओवर नीचे रिएक्टेंट H2 I2, ये Kc की एक्सप्रेशन बनेगी। अब इसका भी यूनिट मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब, ऊपर स्क्वायर है तो ऊपर भी 2 मोल पर डीएम क्यूब, नीचे भी 2 मोल पर डीएम क्यूब, तो ये कट जाते हैं और ओवरऑल हमारे पास नो यूनिट जो है वो इस केस में आता है। तो करेक्ट आंसर नो यूनिट होगा। आयोनिक स्ट्रेंथ का फार्मूला क्या है, ये आपने डिबाय-हक्कल जो एक्सप्रेशन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर वहाँ पे फाइंड आउट करते हैं कि आयोनिक स्ट्रेंथ क्या होती है डिफरेंट आइंस की। ये हाफ समेशन है 1 से n तक कंसंट्रेशन, और फिर हमारे पास एटॉमिक नंबर जो उसका है, चार्ज जो इसका है उसका स्क्वायर, आयन का चार्ज उसका स्क्वायर। तो ये एक्सप्रेशन है आयोनिक स्ट्रेंथ की। क्वेश्चन नंबर 50 रैंडम क्वेश्चन आ रहे हैं। कुछ क्वेश्चन जो हैं उनके स्टेटमेंट्स याद नहीं है, डायरेक्ट किसी स्टूडेंट को याद ही नहीं थी, तो इस तरीके से वो क्वेश्चन सही तरीके से डिलीवर नहीं हो पाया। वो क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिए हैं दरमियान से। जो क्वेश्चन सही स्टेटमेंट के साथ लोगों को याद थे वहीं इनकॉर्पोरेट किए हैं यहाँ पे। अगर किसी को कुछ और क्वेश्चन भी याद हो, जो हमारे 7, 8, 10 क्वेश्चन बचेंगे, तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकता है, या मेरा व्हाट्सएप या सोशल मीडिया लिंक्स गिवन है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर मुझे बता सकता है, ताकि मैं एक नई वीडियो डिज़ाइन कर सकूँ। जो क्वेश्चन गिवन है उनको यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। विच टेल्स अस अबाउट डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। Kc हमें बताता है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन का, चूँकि ये रिलेशन कंपैरिजन में बताता है। जब इसका कंपैरिजन किया जाता है इस रिलेशन से, दोनों की हम कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं प्रोडक्ट की, रिएक्टेंट की, जिसे आप कोशेंट भी कहते थे QC, और फिर ये QC की कंपैरिजन में बताता है कि डायरेक्शन रिएक्शन की क्या होगी। यानी अगर तो Kc जो है वो छोटा होगा QC से, इट मीन्स कि प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ज़्यादा है और Kc पीछे है कहीं, तो रिएक्शन बैकवर्ड आएगा Kc को अचीव करने के लिए। अगर QC जो है वो बड़ा होगा, QC छोटा होगा Kc से, तो इट मीन्स कि अभी प्रोडक्ट कम है, Kc आगे है, तो रिएक्शन आगे मूव करेगा ताकि वो इसको Kc को अप्रोच करे, इक्विलिब्रियम पोजीशन को अप्रोच करे। और अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो इट मीन्स कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन जो है वो फुलफिल हो गई है। हीट मूव्स फ्रॉम वन एंड टू अनदर बिकॉज परटर्बेशन इन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन कैरियंग एनर्जी होती है जिसकी वजह से एनर्जी डिफरेंस कैरिएट होता है, जिसे हम पोटेंशियल भी कहते थे, और फिर इस वजह से जो हीट है वो मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह। 10 ग्राम NaOH इन 100 लीटर वाटर कैलकुलेट मोलैरिटी। मोलैरिटी का फार्मूला ये होता है कि मोल्स किसी भी क्वांटिटी के ओवर मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन किस में, लीटर्स में। तो हमारे पास मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, 10 ग्राम NaOH के हैं, डिवाइड करें इसको 40 ग्राम पर मोल इसके मोलर मैस से, और जो 100 लीटर है इसको ज़रा आप 100 लीटर लिखें यहाँ पे। अब इनको आप सॉल्व आउट करें तो आपकी जो मोलैरिटी आएगी वो 2.5 मोलर होगी। सोल्यूशन में से एक और क्वेश्चन आया हुआ था, और ये जो आपको 53 के अंदर नज़र आ रहा है कंपाउंड
इसका कहा गया था कि मैस गिवन था इसका और मोलैरिटी फाइंड आउट करनी थी। हमें नहीं मालूम कि इसका मैस कितना था, इसलिए मैंने इसको हिंट के तौर पे लिख दिया है कि जैसे प्रीवियस की मोलैरिटी फाइंड की है, जितना इसका मैस होगा उसको इसके मोलर मैस से डिवाइड करेंगे तो सोल्यूट आ जाएगा, सोल्यूट के मोल्स आ जाएंगे और उसको डिवाइड कर देंगे उसके जितना सोल्यूशन का वॉल्यूम दिया जाएगा लीटर्स के अंदर उसका। नेक्स्ट है फोटो केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब्स फोटोन्स ऑफ लाइट एंड रिएक्शन इज प्रोड्यूस। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पर फोटोन्स ऑफ लाइट पड़ती है और उससे रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करता है। इस लॉ को कहते हैं स्टार्क आइंस्टाइन लॉ या लॉ ऑफ फोटो केमिकल इक्विलियंस। फोटो केमिकल इक्विलियंस भी इसको कहते हैं या फिर स्टार्क आइंस्टाइन लॉ, यानी एक फोटोन पड़ेगा तो एक जो है वो मॉलिक्यूल को शिफ्ट करेगा आगे, और इसी तरीके से दो फोटोन पड़ेंगे तो दो को शिफ्ट करेंगे। ये फोटो केमिस्ट्री के अंदर एक बेसिक लॉ है उसका। ईडीटी ये क्या है? ईडीटी एक हेक्साडेंटेट है, यानी इसके अंदर 6 पोजीशन होती हैं जहां से ये ईडीटी लिंकेज कर सकता है, इसलिए इसको हेक्साडेंटेट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn, मैंगनीज की फाइंड करनी है। आपको कंपाउंड गिवन है MnO4 2-, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखें Mn की आपने ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है, प्लस 4 ऑक्सीजन है और हर ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -2 होती है। ये इक्वल टू चार्ज आ जाएगा जो ओवरऑल इस आइन के ऊपर एनाइन के ऊपर चार्ज है। अब देखें Mn और इसको मल्टीप्लाई करें तो -8 -2, ये -8 उधर गया तो उधर पॉजिटिव हो जाएगा और +8 और इसमें से सब्सट्रैक्ट इसको करेंगे तो या इनको एडअप करेंगे तो हमारे पास प्लस का 6 जो है ये करेक्ट ऑप्शन आएगा। गिगल मिलर जो काउंटर है वो उसका पार्ट कौन सा था? गिवन चैम्बर कुछ दिए हुए थे उनमें से, तो गैस आयोनाइजेशन चैम्बर। ये गिगल मिलर जो काउंटर है ये असल में न्यूक्लियर केमिस्ट्री से आया है क्वेश्चन, जहाँ पे रेडियो एक्टिव डिके होता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री से, ये वाला क्वेश्चन है। और रेडियो एक्टिव डिके के दौरान हम गिगल मिलर काउंटर को देखते हैं और फिर इसके अंदर गैस आयोनाइजेशन चैम्बर यूज़ होता है जिसमें किसी इनर्ट गैस को, और इनर्ट गैस हमने पढ़ी है कौन सी है, हीलियम है, नियोन है, आर्गोन है, इनको यूज़ करते हैं और इससे फिर जो है वो नेक्स्ट जो हमारा प्रोसीजर होता है, काउंटिंग होती है न्यूट्रॉन्स की या इलेक्ट्रॉन्स की, वो फाइंड आउट करते हैं इससे। क्वेश्चन नंबर 59 जो है ये हमारे पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से आया हुआ है। सीमेंट प्रिपरेशन के दौरान का मेथड है ये कि क्लिंकर जो प्रिपरेशन है वो उससे क्या रिलीज़ होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है। फायर रेजिस्टेंट पेंट कौन सा है? तो एस्बेस्टोस पेंट जो होते हैं ये फायर रेजिस्टेंट होते हैं, जो गिवन ऑप्शन थे उनमें से ये करेक्ट ऑप्शन था। विच इज़ अ ट्रांसल्यूसेंट कलर डाई, तो ये एनिलीन है। जो ट्रांसल्यूसेंट कलर डाई होता है ये भी इंडस्ट्रियल जो हमारा पोर्शन है वहीं से आए हुए हैं क्वेश्चन। तो आप लोगों ने कुछ ट्रांसल्यूसेंट कलर डाई, कुछ जो प्रिजर्वेटिव्स हैं और इसी तरीके से आपने कुछ और जो केमिकल्स वहाँ पे यूज़ होते हैं डिफरेंट प्रोसेसेस के अंदर इंडस्ट्रीज़ में, उनको भी रट्टा लगा लेना है ताकि पेपर में कोई इस तरीके का एमसीक्यू आए तो आप उसको हैंडल कर सकें। नेक्स्ट पोर्शन जो है वो हमारे पास ऑर्गेनिक का है, जिसके अंदर हम देख सकते हैं जो पहला क्वेश्चन है वो है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्थलीन अकॉर्डिंग टू हक्कर रूल इज़। आपने एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि हमारे पास कंडेंस बेंजीन स्ट्रक्चर है और इसमें फिर यहाँ पे और फिर उसमें ये हमारे पास नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब 5 डबल बॉन्ड होते हैं। तो अगर हम इसका जो हमारे पास फार्मूला है वो लिखें तो -2 पाई इज इक्वल टू 10 पाई, और यहाँ से हम 2 पाई उधर बल्कि +2 पाई और उधर जब जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 4n पाई इज इक्वल टू, ये उधर जाकर माइनस हो गया तो 8 पाई और पाई उधर डिवाइड हो गया और 4 पाई उधर डिवाइड हो गया तो n की वैल्यू आ गई 2। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो 2 होगा और n की वैल्यू यहाँ पे 2 होगी। पैराक्लोरो नाइट्रोबेंजीन रिएक्शन विद सायानाइड गिव्स, तो जो ऑप्शन थे उनमें से कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं था तो नन ऑफ दिस ऑप्शन होगा। ऑक्सीडेशन ऑफ नेफ्थलीन विद क्रोमिक एसिड नेप्थोक्यूनोनोन, ये हमारा जो है वो प्रोडक्ट होगी ऑक्सीडेशन। ये कुछ इस तरीके से इस प्रोडक्ट का फार्मूला है। यहाँ पे बेंजीन रिंग है और यहाँ पे कंडेंस में चूँकि ये नेफ्थलीन का डेरिवेटिव है तो नेप्थोक्यूनोनोन ये जो है ये इसका फार्मूला। जो क्रोमिक एसिड होता है वो होता है H2CrO4, यानी ये हमारे पास जब रिएक्ट करेगा नेफ्थलीन के साथ तो उसकी ऑक्सीडेशन के बाद ये वाली प्रोडक्ट हमारे पास आएगी जो कि है नेप्थोक्यूनोनोन। क्वेश्चन नंबर 68, एथेनॉल रिएक्ट्स विद NaNH2 टू फॉर्म। देखें एथेनॉल का हमारे पास फार्मूला होता है C2H5OH, और जब ये रिएक्ट करता है NaNH2 के साथ तो Na जो है वो यहाँ लग जाता है और O जो है ये NH3 के साथ चली जाती है, तो प्रोडक्ट हमारी बनती है C2H5ONa, यानी एथेनॉल सोडियम एथोक्साइड और साथ में इसके बनता है अमोनिया NH3। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सोडियम एथोक्साइड एंड अमोनिया। कंपाउंड्स हैव कायरल कार्बन बट ऑप्टिकली इनएक्टिव। मीजो कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर कार्बन्स तो कायरल होती हैं लेकिन इसमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री पाया जाता है
और ये एलिमेंट ऑफ सिमेट्री जो है ये प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकता है, एक्सेस ऑफ सिमेट्री हो सकता है, और इस तरीके से जो बाकी एलिमेंट ऑफ सिमेट्रीज हैं वो इन कंपाउंड्स के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, जिससे ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। क्रोमेटोग्राफी के अंदर जब स्टेशनरी फेज मोर पोलर होता है मोबाइल फेज से, तो ऐसी क्रोमेटोग्राफी को क्या कहते हैं? देखें, ये हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी जो HPLC है उसको दो तरीके से रन किया जाता है। एक तरीके से ये होता है कि उसको नॉर्मल रन किया जाए, और दूसरे तरीके से उसको रिवर्स रन किया जाता है। नॉर्मल रन में जो स्टेशनरी फेज होता है ये पोलर लेते हैं, मोर पोलर, और जो रिवर्स फेज होता है इसमें वो स्लाइड पोलर होता है या नॉन पोलर होता है, यानी इसमें वो इतनी उसकी पोलैरिटी स्टेशनरी फेज की नहीं होती। तो नॉर्मल फेज के अंदर HPLC में जो हमारे पास होता है स्टेशनरी फेज वो मोर पोलर होता है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो नॉर्मल होगा। 71 क्वेश्चन ऑलमोस्ट रिपीट हुआ है, ये भी क्वेश्चन पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि एड्जॉर्बेंट साइज फॉर क्रोमेटोग्राफी फॉर द बेस्ट एफिशिएंसी। एड्जॉर्बेंट का साइज समान होना चाहिए, पोर साइज समान होंगे तो उससे हमारे पास जो है बेस्ट एफिशिएंसी अचीव होगी। साइज एक्सक्लूजन जो क्रोमेटोग्राफी सेपरेशन इज डन बेस्ड ऑन साइज एंड ज्योमेट्री की बेस पे साइज एंड एक्सक्लूजन जो क्रोमेटोग्राफी है उसके अंदर सेपरेशन होती है। यूनिट ऑफ मोलर एब्जॉर्बिटिविटी इज जो हमारे पास रिलेशन होता है ये बेयर लैम्बर्ट लॉ से आया था, एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू मोलर एब्जॉर्बिटिविटी एंड टू बी एंड सी। बी मीन्स लेंथ और सी मीन्स कॉन्सेंट्रेशन। लेंथ किसकी? सैंपल सेल की। तो अब यहाँ से अगर हम इसकी म्यू की जो है वो यूनिट्स निकालना चाहें तो ए और ओवर बी सी। ए का तो कोई यूनिट है नहीं, तो नो यूनिट, ऊपर तो कोई यूनिट नहीं होगा, नीचे इसका है सेंटीमीटर, और जो कंसंट्रेशन होती है इसको होता है मोल पर DM³ तो ये DM³ ऊपर चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा DM³, और नीचे ये मोल है, मोल एंड पर सेंटीमीटर, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा जो कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। ये वाले क्वेश्चन अगेन एनालिटिकल केमिस्ट्री से आए हुए हैं। यहाँ पे देखें अगेन बेयर लैम्बर्ट लॉ को रिपीट किया गया है कि अगर बेयर लैम्बर्ट लॉ ये है व्हाट इज, ये जो है ये मोलर एब्जॉर्बिटिविटी है, जैसे कि हमने पहले भी इसको मोलर एब्जॉर्बेंस के नाम से भी इसको जाना जाता है, तो मोलर एब्जॉर्बिटिविटी है जो यहाँ पे कांस्टेंट यूज हुआ है। बेयर लैम्बर्ट लॉ की डायमेंशन वही होगी जो इस कांस्टेंट की डायमेंशन है, और ये हमने पीछे ड्राइव की है, ये था DM³ पर मोल पर सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि 10 जो ऑंगस्ट्रॉन है ये कितने सेंटीमीटर के इक्वल है। आप लोगों को ये याद रखना चाहिए कि एक जो ऑंगस्ट्रॉन होता है ये हमारे पास ऑलमोस्ट 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है, और अगर एक ऑंगस्ट्रॉन को सेंटीमीटर में करें तो ये 10⁻⁸ सेंटीमीटर के इक्वल होता है। यहाँ पे 10 ऑंगस्ट्रॉन की बात की गई है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दें इस साइड पे भी, और 10 से मल्टीप्लाई कर दें इस साइड पे भी, तो 10 इसमें एक जमा का है और माइनस के 8 हैं, तो ये इसमें एडअप हो जाएगा, तो 10⁻⁷ जो है सेंटीमीटर, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। और ये जो प्रीफिक्सेस का टेबल है वो मैंने डिस्कस किया था मेजरमेंट की वीडियो में, आप उसको लाजमी देखें मेजरमेंट की वीडियो, यहाँ पे आपको लिंक भी शो हो जाएगा, और उस पूरी को रट्टा लगा लें ताकि कोई भी प्रीफिक्सेस का क्वेश्चन आते हैं, प्रीफिक्सेस से क्वेश्चन आते हैं, साइंटिफिक नोटेशन से आते हैं और साइंटिफिक फिगर से आते हैं, अगर आप उस वीडियो को गौर से देख लेंगे और उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आई थिंक इसमें आपको कोई इशू नहीं होगा, आप इजीली इनको अटेम्प्ट कर सकेंगे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड के हवाले से ये चीज़ याद रखिएगा कि जितने अमाइनो एसिड हैं एसेंशियल और नॉन एसेंशियल उनको रट्टा लगा लें, वहाँ से भी पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है। जिस तरह प्रीफिक्सेस से मुख्तसर का क्वेश्चन आएगा इसी तरीके से इनएविटेबल है कि एसेंशियल अमाइनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड से भी क्वेश्चन आएगा। तो थ्रियोनीन जो है ये हमारे पास एसेंशियल अमाइनो एसिड है, जो गिवन ऑप्शन थे उनमें से ये ऑप्शन करेक्ट था। कॉमनली यूज जो अमाइनो एसिड है ये ग्लूटामाइन है, और ये भी आपने कुछ एसिड्स अमाइनो एसिड्स के नाम याद रखने हैं जिनको कॉमनली जो यूज़ होते हैं या फिर जिनके कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी यूजेस हैं, उसके हवाले से ये वो क्वेश्चन थे जो हमें डिफरेंट सोर्सेज से मिले हैं और मैंने इनको ज़रूरी समझा के डिस्कस कर दूंगा। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो जिनकी स्टेटमेंट्स वाजे नहीं हैं और वो कंफ्यूज करने वाली हैं। यहाँ भी कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो रिपीट हुए हैं ऑलमोस्ट और जिनकी स्टेटमेंट भी कंफ्यूज कर रही थी, जिनके अंदर बड़ी वेरिएशन हमें देखने को मिली है। उसकी वजह यह है कि जिन स्टूडेंट से ये चीज़ें पता चलती हैं वो स्टूडेंट जैसे नरेट करते हैं वैसे ही हम इनको इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो इस तरीके से काफ़ी मिस्टेक हो जाती है नरेशन के दौरान। तो उस हवाले से फिर ये है कि वो MCQs में मिस्टेक फिर चलती रहती हैं। अगर किसी को इसके अलावा कुछ MCQs मालूम हो तो वो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं ताकि हम नेक्स्ट टाइम उन पे भी कंसंट्रेट कर सकें और उनकी अलग से वीडियो भी डिज़ाइन कर सकें। तो स्टूडेंट्स ये था फीमेल का पेपर 2022 का जैन 16 को जो हेल्ड हुआ था। और अगर आपने अभी तक मेल का पेपर नहीं देखा जो उसी रोज़ जनवरी 16 को मेल सेक्शन का पेपर था वो नहीं देखा तो इसी वीडियो के बिल्कुल राइट साइड के ऊपर बॉटम में आपको लिंक मिल जाएगा उसका,
उसको ज़रूर देखें। उसमें से भी बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आपको हिंट के तौर पे मिल सकते हैं, इंपॉर्टेंट डोमेन्स का पता चल सकता है। साथ ही मैंने केमिस्ट्री लेक्चरर की सीरीज स्टार्ट की है, जिसके अंदर मैं हर पोर्शन के अंदर से, खा वो थर्मोडायनामिक्स है, काइनेटिक्स है, जनरल केमिस्ट्री है, या जो बाकी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के पोर्शन रह गए हैं वो वाले भी इंक्लूड। ऑलमोस्ट 11 से 12 लेक्चर्स हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो सीरीज़ नहीं देखी तो इसी वीडियो के राइट साइड के ऊपर टॉप में आपको लिंक प्लेलिस्ट शो हो जाएगी। आप उन तमाम वीडियोस को देखें, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो केमिस्ट्री लेक्चर के हवाले से मिलती रहे।